दुनिया जो है ये गुड न्यूज़ पहले हो जानी चाहिए थी, बट एनीवे दुनिया तेजी से जी डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है और बरतानिया समेत बहुत सारे ममालिक इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं डिजिटल असासों को कानूनी हैसियत दी जा चुकी है और पाकिस्तान ने भी इस दौड़ में शामिल होने का फैसला कर लिया है। मुबारक हो। हुकूमत ने कौमी क्रिप्टो काउंसिल बनाने पर गौर शुरू कर दिया। इट कुड टेक अ वाइल ऑल्सो। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ये काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, जिसका मकसद डिजिटल करेंसी की तैयारी के साथ इसे रेगुलेट करना होगा। दूसरी तरफ इस मामले में कानून साजी भी हो रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से वर्चुअल असासाजात बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। ये बिल डिजिटल करेंसी के लिए कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा और माशी माहिरीन कहते हैं कि बरतानिया समेत कई मुल्कों में क्रिप्टो करेंसी को न सिर्फ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है बल्कि क्रिप्टो रखने वाले टैक्स नेट में भी लाए जा चुके हैं। डिजिटल करेंसी में काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत डिजिटल करेंसी का बाकायदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए तो ये कौमी खजाने के लिए रेवेन्यू जमा करने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। एब्सोल्युटली, और बाकी जो जिन्होंने करना है वो तो कर रहे हैं। नहीं, वो ऑलरेडी यही कहना था कि ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग कर रहे हैं, तो अगर इसको एक कानूनी हैसियत मिल जाती है तो आप ही को फायदा होगा। कितने लोग बीच में दिल कम इन द फोल्ड। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ारत ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब से पहले हम बात करते हैं कि इरादे क्या हैं वज़ारत ख़जाना के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, अब वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो काउंसिल बनाने का ऐलान किया है। इस काउंसिल की ज़रूरत बता दें, वैसे तो थी, लेकिन इनको कब महसूस हुई, एज़ इन वज़ारत को, हुकूमत पाकिस्तान को कब महसूस हुई और क्या अहदाफ हैं आप लोगों के जहन में? पूरी दुनिया में इसका एक रुझान बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी एक इन्वेस्टर बेस है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का। डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अगर मैं आपसे नंबर शेयर करूं, डिफरेंट सोर्सेज ये कहती हैं और क्रेडिबल सोर्सेज ये कहती हैं कि 20 से 25 मिलियन कम से कम पाकिस्तानी रहते हैं जिन्होंने बाहर डिफरेंट एक्सचेंजेस पे थ्रू डिफरेंट एक्सचेंजेस बाहर जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है या वर्चुअल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। तो और जो नंबर बताया जा रहा है वो $20 बिलियन कोट किया जा रहा है, $25 बिलियन कोट किया जा रहा है। तो देखें इतना बड़ा नंबर, या इसका मैं हाफ भी अज्यूम कर लूँ या इससे भी कम अज्यूम कर लूँ, तो इट्स स्टिल लॉट ऑफ मनी जो पाकिस्तान से इन्वेस्ट हो रही है। तो देखें ग्रे चैनल्स के थ्रू या अनडॉक्यूमेंटेड जो है वो एक्टिविटी तो हो रही है, इसे क्यों ना एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जाए और इंसेंटिवाइज किया जाए और इसको जो है एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए जो हमें दुनिया में रेलेवेंस भी दे और हम इतने बड़े पोटेंशियल को भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। और आपकी ये पूरे रीजनल इकोनॉमीज ने किया है। यूएई आपकी पास एग्जांपल है जहाँ पे जो है वर्चुअल एसेट्स पे, वेब3 पे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे बहुत काम हो रहा है। वहाँ पे आप अगर बाहर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और यूएई में अगर कैश आउट करवाना चाहते हैं तो वो कैश आउट भी कर सकते हैं। और डिफरेंट इकोनॉमीज हैं इस रीजन की और वेस्टर्न इकोनॉमीज में तो ये हो ही रहा है। लेकिन बात ये है कि हमने इस पर किस तरह से अपने इकोनॉमी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, इतनी बड़ी हमारे यहाँ यूथ बल्ज है और इंटरेस्ट होता है बाहर ट्रेड करने का, तो किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू, एक कंसिडर्ड बहुत ही एक्सपर्ट्स ड्रिवन जो है काउंसिल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक जो है एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड होपफुली इसमें जो है आपको एक प्रोग्रेस नजर आएगी। अच्छा खुर्रम साहब, पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी का कारोबार जो है वो हो रहा है, अभी हमने एक्नॉलेज किया, मतलब लोग बताएं या ना बताएं, लेकिन ये हो तो रहा है। अब इसकी रेगुलेशन ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि इस सब को डॉक्यूमेंट जो है वो किया जाए, कोई डिजिटल ब्लैक इकोनॉमी ना खड़ी हो, कोई टैक्स चोरी ना हो, मतलब नए प्रॉब्लम्स ना आ जाए ना हमारे पास। तो क्या डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करना मुमकिन भी है? मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एंगल नहीं है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। मेरे ख्याल में बेनिफिट्स, पॉजिटिव साइड्स और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि अब दुनिया जो है, जैसे FATF के अंडर भी अगर आप देखें कि दुनिया जो है अब आपस में कोलैबोरेट कर रही है, जिसे हम कहते हैं एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिज्म से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो है वो पैसा घूमता है, इसको भी कंट्रोल करने में, इसको भी जो है वो कम करने में इसका एक रोल प्ले हुआ है, इसने एक रोल प्ले किया है दुनिया में और इसकी बड़ी रिकग्निशन आ रही है। तो क्यों ना
हम इसके पॉजिटिव साइड से फायदा उठा सकें, एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क दें, एक अच्छी काउंसिल क्रिएट करें जो गाइड कर सके कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप फ्रेमवर्क क्रिएट करें, डिफरेंट फेजेस में कैसे जाएं, किस तरह से जो बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है जो बाहर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन किस तरह वो सिस्टम में आए। ना सिर्फ ये कि टैक्स तो एक बाय प्रोडक्ट है, किस तरह वो सिस्टम में आके इस सिस्टम को फायदा पहुंचाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है फंड हो सकते हैं और पब्लिक को उसमें लाया जा सकता है। टोकनाइजेशन इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें दुनिया में काम हो रहा है। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बल्कि एक्चुअल टोकनाइजेशन है कि मिसाल के तौर पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप टोकन इशू करते हैं और हर किसी को एक फ्रैक्शन उसकी मिलती है, ओनरशिप मिलती है। जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं कि आप एक शेयर लेते हैं तो आपकी फ्रैक्शनल ओनरशिप हो जाती है। इस तरह क्यों ना इसमें लोगों को बताया जाए। ऑब्वियसली उसके रिस्क फैक्टर और सब चीजें कंसिडर की जाएंगी, बट एक फ्रेमवर्क देना इंपॉर्टेंट है। लीगल फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए और उसकी रेगुलेशन जरूर होनी चाहिए और उसे किस तरह से जो है वो हम लागू करते हैं अपने हिसाब से, अपने रिस्क को देखते हुए, अपने बेनिफिट्स को देखते हुए। और स्टेट बैंक का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, SSCP का बहुत बड़ा रोल होगा, रेगुलेटर्स का, जो कि इसको थॉरली देखेंगे हमारे साथ मिलके और हम आगे जाते हुए इसको जो है वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हम इससे फायदा उठा सके। तो मेरे ख्याल में ये जो आपका की बात है कि टैक्स उसमें लाना और डॉक्यूमेंट करना, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। पहले हम अपना फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकें ताकि हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क हो, एक इकोसिस्टम का एक पूरा देखिए गवर्नमेंट का काम भी यही है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और कंटिन्यूटी देना पॉलिसी को। और फिर उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे जेवीज हो सकते हैं, बाहर की बड़ी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, ये आपकी बाइनेंस है, फिर कॉइनबेस है और बाकी बड़ी कंपनीज जो यहाँ आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टर बेस है तो क्यों ना उसको जो है वो अकोमोडेट कर सकें और उससे फायदा उठा सकें। रेमिटेंसेस बड़ी इसमें आ सकती हैं और रेमिटेंसेस की कॉस्ट कम हो सकती है, रेमिटेंसेस आसान हो सकती हैं। हमारे पास बात इतनी बड़ी डायस्पोरा है, वो रेमिटेंसेस बेचती है, उसमें इजाफा हो सकता है जब आपको रियल टाइम फ्लो ऑफ कैपिटल मिल सकता है। लेकिन इसमें ऑफकोर्स चैलेंजेस भी होंगे और इसको किस तरह से जो एसेट्स हैं रिटेन रखना है इकोनॉमी में, इसके चैलेंजेस हैं, बट फायदे लॉन्ग टर्म में ज्यादा है तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। आपने बहुत सारे फवायद गिनवा दिए हैं, रेमिटेंसेस भी एक बहुत अहम फैक्टर हो सकता है। अब खुर्रम साहब, एक और सवाल ये भी है आपकी वजारत से मुताल्लिक कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजवीज़ रखी है कि छोटे बड़े तमाम दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगाया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये माहाना हो और इस टैक्स के बाद मज़ीद कोई सवाल ना पूछा जाए। तो क्या ये काबिल अमल है? क्या आपको लगता है कि और कुछ होना हो, दुकानदार टैक्स नेट में तो आएंगे इससे? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि हमने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उसमें ये किया है कि बजट का प्रोसेस प्रीपोन कर दिया है। यानी कि जो पहले जाके हम करते थे मई में जाके, बिल्कुल 11th आवर पे बहुत सारे मारा मारी होती थी और जो है ना बजट की सजेशंस भी आती थी, वो भी पूरी होती थी, सरप्राइजेस बहुत होते थे। अब प्रीपोन किया, पहले से शुरू किया। आपने देखा होगा कल हम जो है पेशावर चैम्बर गए, उससे पहले हम गुजरावाला गए, फिर इस्लामाबाद चैम्बर गए, कराची और लाहौर चैम्बर किया, हमने फैसलाबाद चैम्बर किया लास्ट वीक। तो देखें, हम खुद जा रहे हैं, हम खुद जाके सजेशंस ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एंगेजमेंट्स कर रहे हैं ताकि हमारे पास सजेशंस आए और हम शुरू करें। इसमें डेफिनेटली आपने जो पीबीसी की बात की है, इसमें बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं और रिटेल सेक्टर, होलसेल एंड ट्रेड, ना सिर्फ ये बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रियल एस्टेट की रैशनलाइजेशन की भी हम बात करें टैक्सेस की, ताकि आगे जाते हुए इन सब सेक्टर्स को देखें। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई सजेशंस ये आ रही हैं उसको डेफिनेटली देखा जा रहा है ताकि पहले सर्टेनिटी हो, सबको पता हो क्या होने जा रहा है। और 19-20 का फर्क होता है, आपको पता है, आज देना और फिर जून मई में जाके जो सजेशन देना। आज हम ले रहे हैं ताकि हम फंड के साथ भी डिस्कस करें जो पॉसिबिलिटीज हैं, कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी डिस्कस करें जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो बेस्ट हो सकता है इकोनॉमी के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, टैक्स में फायदे हो सकते हैं, किसी चीज में भी, वो हम सब करें और सबको टैक्स नेट में लाना है। आपने बड़ा तफसीली बहुत सी सवाल हमने आपसे किए और आपने किया हमें। थैंक यू फॉर योर टाइम।